हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अवेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और हम आज बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से भारत में जल संसाधन। ये टॉपिक है कक्षा 12वीं के भूगोल के अध्याय 6 जल संसाधन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जल संसाधन मतलब हम पहले ओवरऑल जल के बारे में बात करेंगे, भारत में कितना जल उपलब्ध है उसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। तो अगर हम देश के अंदर एक साल की स्थिति देखें ना, 1 ईयर का अगर कॉन्सेप्ट देखते हैं तो एक साल में वर्षा से जो हमें जल प्राप्त होता है वो होता है 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब 4000 घन किलोमीटर, है ना। कितना जल प्राप्त होता है? 4000। अपन घन किलोमीटर वगैरह अपन भूल जाते हैं। 4000 घन किलोमीटर अपन को जल प्राप्त होता है। अब बाष्प में कितना उड़ जाता है? तो बाष्पन के उपरांत कितना बचता है? 1869 घन किलोमीटर जल प्राकृतिक तौर पर बचता है, मतलब 1869। ये क्या है? ये बचा, ये टोटल है ना। ये क्या है? ये टोटल है। और ये वेपराइजेशन के बाद बचा हुआ है। तो कितना बचा? 1 3 1 और इतना जल जो है 21 13 जल जो है ये क्या हो जाता है? बाष्प बनकर उड़ जाता है, फुर हो जाता है। एक्चुअली बचता कितना? गर्मियों के टाइम पर भी देखें तो इतना आपको देखने को मिलता है कि इतना बचता है। भूगर्भ और अन्य कारणों से प्रतिवर्ष उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा कितनी है? 1170 घन किलोमीटर रह जाती है। मतलब अगर इसमें हम भूगर्भिक चीजें और ऐड कर दें तो घन की मात्रा जल कितना रह जाता है? तो मतलब आपके पास पानी केवल इतना रह जाता है। लगभग आधा जल कौन उपयोग कर लेता है? भूगर्भीय जो क्रियाएं होती है इनके द्वारा जल का उपयोग होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि कुल जल कितना है, बाष्पन के उपरांत कितना बचता है, और भूगर्भ और दूसरी और अन्य घटनाओं के बाद जल कितना रह जाता है। तो कुल प्योर जल आपको, या हम ये बोलें कि लास्ट बस इतना ही जल हमारे पास रह जाता है 1137। इसमें 690 घन किलोमीटर सतही जल है। मतलब अगर हम ये 1190 की बात करते हैं, 90 है कि 37 है? 1137। इतने जल को अगर आप तोड़ते हैं तो इसमें से 690 क्या है? 690 तो आपका हो जाता है सतही जल, और 447 क्या हो जाता है आपका? पुनः प्रयोग किया जा सकने वाला भूजल। क्या है आपका? ये भूजल जिसका आप दोबारा रीयूज करते हैं। देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। अब मान लीजिए कितना जल है और पॉपुलेशन भारत की घटाकर आप 50 करोड़ कर दीजिए तो जल की उपलब्धता कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। अभी आप जैसे मान लो कि अभी हर एक व्यक्ति को पूरे देश में जो पानी की उपलब्धता है कि हर एक व्यक्ति को एक एक बाल्टी पानी मिल सकता है। तो अब पॉपुलेशन अगर आप आधी कर देंगे तो जल तो उतना ही रहेगा ना। तो जल कितना मिलेगा? हर एक व्यक्ति को 2-2 बाल्टी मिलेगा। मतलब कितनी हो गई? जल की उपलब्धता दुगनी हो जाती है। तो ये किस पर निर्भर कर रही है? जनसंख्या पर निर्भर करती है। भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रतिवर्ष गिरती जा रही है ना। भारत में जो प्रतिवर्ष जल उपलब्धता है वो क्या है? हमारी जनसंख्या घट नहीं रही, हमारे यहाँ क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो अभी आपको, आपकी जनसंख्या कितनी थी? आपकी जनसंख्या जितनी भी थी उसमें सबको एक एक बाल्टी मिल रहा था। जनसंख्या हो गई है दुगनी, तो पानी कितना मिलेगा? आधा आधा मिलेगा। और पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? आपको जो जल उपलब्धता है या जल संसाधन है वो धीरे धीरे आपके लिए घटेंगे, आप उनका उपयोग कम कर पाएंगे, आपके खाते में वो कम आएंगे। 2001 में ये 1820 क्यूबिक मीटर थी। जो जल उपलब्धता की बात कर रहे हैं तो जल उपलब्धता भारत में 2001 में कितनी थी? 1820 क्यूबिक मीटर थी। जो 2011 में घटकर कितनी हो गई है? 1545 क्यूबिक मीटर हो गई है। तो आपको ये देखने में आएगी पॉपुलेशन बढ़ गई। 2001 की जनगणना आई, फिर 11 की आई तो 1545 हो गई। 2025 और 50 में घटकर इतनी रह जाएगी। कितनी? 2025 में तो हो जाएगी 1340 और 2050 तक घटते घटते ही हो जाएगी 1140 क्यूबिक मीटर रह जाने की आशंका है कि लगातार जल घट सकता है, जल संसाधनों की उपलब्धता घट सकती है। वार्षिक तौर पर 1700 क्यूबिक मीटर से कम जल उपलब्धता उसकी कमी की स्थिति मानी जाती है। मतलब ये क्या है कि अगर 1700 क्यूबिक मीटर से कम अगर जल उपलब्ध है तो आप क्या मानेंगे कि उस एरिया में जल की कमी है। जबकि सालाना 1000 क्यूबिक मीटर से कम जल उपलब्धता को जल अभाव माना जाता है। ये क्या है? संकट की स्थिति यहां पर आने लगी है। जल अभाव हो गया है कि संकट की स्थिति यहां आने लगी है। और ये क्या है? यहां पर कमी कि आपको साल के 1-2 महीने में परेशानी यहां पर झेलनी पड़ेगी। क्लियर बात? जल उपलब्धता के बारे में हम बात करें कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है। तो हमारे देश में नदी प्रणाली का औसत प्रवाह कितना है? 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। इतना अंदाज यहां पर लगाया गया कि इतना हमारे पास नदियों में पानी है। इसमें उपयोग में लाया जाने वाला कितना है? तो उपयोग में आप ला सकते हैं लगभग कितना? आधा।
1123 क्यूबिक किलोमीटर आपके उपयोग में। बाकी जल कहां जाएगा? जैसे मान लीजिए कि नदी जा रही है ना, ये नदी जा रही है, तो अब ये नदी जो है अगर आप ऐसे बढ़ रहे हैं, है ना, नदी क्या करेगी, तो आप ऐसे अगर आगे बढ़ रहा है पानी, तो ये जल ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, तो अब पूरे जल का तो उपयोग कर नहीं पाएंगे। पूरे जल का उपयोग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोले हमने यहाँ पर बांध बना दिया, पूरे का पानी उपयोग नहीं। आप यहाँ बीच बीच में से बांध बनाते हैं और पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन बाकी पानी यहाँ पर जाकर किसमें मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। तो क्या आप समुद्र के पानी का उपयोग कर पाते? नहीं। तो आपने जो बांध बनाकर लाइट बना ली है, पीने के पानी की जुगाड़ कर ली है, सिंचाई के लिए जुगाड़ कर ली, जो पानी आपने इसका उपयोग कर लिया है वही, तो हम कितना उपयोग कर पाते हैं ऐसा नदियों का? 1123 से ज्यादा हम नदियों का जल का उपयोग नहीं कर पाते हैं, है ना। कितना उपयोग कर पाते हैं? 1123 क्यूबिक किलोमीटर जल का उपयोग कर पाते हैं नदियों के। जल संसाधन को मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, धरातलीय जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। धरातलीय का मतलब क्या हो गया? तो धरातलीय जल संसाधन का मतलब आप है सरफेस वाटर, आप देख सकते हैं इसको सरफेस वाटर रिसोर्स भी कह सकते हैं। भारत में 690 क्यूबिक किलोमीटर सतही जल उपलब्ध है, जो नदियों, झीलों, तालाबों और जो तलैया होती है छोटी छोटी, उनमें आपको देखने को मिलेगा। वर्षा तथा पहाड़ों से बर्फ के पिघलने से जो पानी नदियों में आता है उसे धरातलीय जल संसाधन कहते हैं। मतलब क्या है कि जो वर्षा का जल, वर्षा तथा पहाड़ों की बर्फ से पिघलकर जो पानी आता है उसको हम क्या कहते हैं? धरातलीय जल संसाधन कहते हैं। अधिकांश धरातलीय जल वर्षा से ही प्राप्त होता है, अतः हमारे यहाँ वर्षा हमारे यहाँ महत्वपूर्ण जल संसाधन है। क्या है? वर्षा हो गई महत्वपूर्ण जल संसाधन। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वर्षा का लगभग 75% भाग वर्ष के 4 महीनों जून से सितंबर में प्राप्त होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये जो वर्षा का, जिसको हम मॉनसून कहते हैं, वर्षा ऋतु कहते हैं, उसमें प्राप्त होता है। कुछ वर्षा आपको अक्टूबर से दिसंबर में, जिस लौटते हुए मॉनसून में आप देख पाते हैं कि उसमें हमें कुछ प्राप्त होती है। वर्षा का वार्षिक औसत देश के विभिन्न भागों में भिन्न रहता है। कहीं पर ज्यादा वर्षा होती है, कहीं पर कम। राजस्थान में वर्षा कम होती है और मेघालय, चेरापूंजी में वर्षा ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा औसत होती है। देश के पश्चिमी भागों में 10 से 15 सेंटीमीटर तथा केरल एवं सुदूर पूर्वी भागों में 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। देश के 10% भाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक और 33% भाग में 0 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये डेटा दिया गया है, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सब जगह एक सी बारिश नहीं होती। कहीं जल की उपलब्धता अधिक है और कहीं जल की उपलब्धता कम है और कहीं जल का अभाव है। जैसे राजस्थान और कच्छ का रण आप देख लें, और अगर मेघालय वगैरह में आप जाते हैं तो यहाँ जल की बहुत ज्यादा उपलब्धता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार वर्षा का जल ना तो समयानुसार ही उपलब्ध होता है और ना ही आवश्यकता अनुसार। देश में वर्षा से लगभग 37,000 अरब घन मीटर जल आपको प्राप्त होता है। इस पर लगभग 33% जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, 45% नदियों व अन्य जलाशयों से प्राप्त होता है और 22% जल भूमि में प्रवेश कर जाता है। इसको आप ग्राउंड वाटर कहते हैं। क्या है? इसको भूमिगत जल कह देते हैं। ये क्या हो जाता है? अंदर चला जाता है तो ये भूमिगत जल कहला जाता है। 33% जल वाष्प बन जाएगा तो ये फिर क्या होगा? उड़कर वर्षा के रूप में वापस हमारे पास आ जाएगा तो हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। और 45% क्या है? नदियों में या अन्य संसाधनों में पानी भर जाता है, जलाशयों में पानी भर जाता है, उसका हम उपयोग कर पाते हैं। नदी में प्रवाह जल ग्रहण क्षेत्र के आकार या नदी की बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाली वर्षा पर भी निर्भर करता है कि नदी में कैसा प्रवाह होगा। ये डिपेंड करेगा वहां वर्षा कैसी है, उसका जल ग्रहण क्षेत्र कैसा है, उसमें कौन कौन सी और नदियां मिल रही हैं, ये सब उन बातों पर निर्भर करेगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं, परंतु वहां जल का केवल 60% ही प्रयोग होता है ना, केवल 60% ही प्रयोग में आता है। इसके विपरीत गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकांश भाग प्रयोग में लाया जाता है ना। क्या होता है कि जो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी है, यहाँ वार्षिक जल प्रवाह का अधिकांश भाग प्रयोग में ले लेते हैं। क्योंकि ये क्यों ले लेते हैं? अगर ये क्या है, ये मैदानी भागों में बह रही हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये भी मैदानी भागों में बह रही हैं, ये सवाल आएगा। तो मैदानी भाग दोनों है, लेकिन यहाँ का मैदान क्या है? नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है और ये कैसा है? प्रायद्वीपीय है ना, प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय भारत में ये बह रही हैं। प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया में जब ये बह रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैदान है ये कठोर चट्टानों पर बह रहा है। कठोर चट्टानों पर बह रहा है तो ये जल नियंत्रित होकर बहता है। इस कारण से उस नदियों पर हम जो
बहुउद्देशीय परियोजनाएं लगानी है वो ज्यादा लगा लेते हैं। तो यहां पर हम दक्षिण भारत में नदियों के जल का अधिकांश उपयोग कर लेते हैं, जबकि उत्तर भारत में नहीं कर पाते हैं। भूमिगत जल संसाधन, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, वर्षा और नदी नालों का जो पानी रिस कर भूमि में प्रवेश कर जाता है उसे भूमिगत जल कहा जाता है। ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में 433 क्यूबिक किलोमीटर भूजल है, जिसका 46% भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। मतलब आपको कहां पर मिलेगा? गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में देखने को मिलेगा। बेसिन मतलब जो कैचमेंट एरिया है बहुत बड़ा, वहां पर उसके आसपास। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत में भौम जल का उपयोग अधिक है, मतलब ग्राउंड वाटर का उपयोग अधिक करते हैं। मतलब यहां पर ट्यूबवेल जैसी चीजें ज्यादा लगाते होंगे। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, इन राज्यों में भौम जल का उपयोग अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र में भौम जल संसाधन का उपयोग मध्यम दर्जे का है। जहां जल की उपलब्धता होगी और जल निकाल सकते होंगे आसानी से, वहां पर क्या होगा? आसानी से हम इनको उपयोग कर सकते हैं। लेगून एवं पश्च झीलों के बारे में बात करें, ये आप देख पा रहे हैं, लेगून झील समुद्र के किनारे बनेगी, हमेशा समुद्र के किनारे बनेगी। ऐसी समुद्र का ही जल भर जाएगा, धीरे धीरे इसमें रेत ऐसी भर गई है तो ये कटा कटा सा फील होने लगता है। और झील का मतलब क्या होता है? जब कहीं एक जगह पानी भर जाता है तो उसको हम झील कहते हैं। भारत की दंतुरित तटरेखा के कारण, है ना, दंतुरित का मतलब क्या है कि बीच बीच में हमारी टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा है, इसके कारण से केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लेगून झीलें बन गई हैं, जिनमें खारे पानी के जलाशय, क्या है? ये समुद्र है और ये पानी टाइड आया, पानी एकदम से यहाँ घुस गया, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गई? ऐसी रेत जमा हो गई। रेत जमा हो गई तो ये पानी भरा रह गया। अब ये पानी भरा रह गया तो हमको क्या लगे कि ये झील है, और इस झील में समुद्र का पानी भरा है तो क्या है? खारा पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खारा पानी। तो क्या कहते हैं? लेगून झील बन गई। मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि लेगून झील जो है वो हमेशा खारे पानी की ही झील होगी। अब देखो जल के रूप, चूंकि हमने जल स्रोत तो पढ़ लिए, जल के रूप दो हैं, धरातली जल और भूमिगत जल। धरातली जल वर्षा तथा पहाड़ों की बर्फ पिघलने से नदियों में मिलता है, और भूमिगत जल जो है वो कुओं अथवा ट्यूबवेल से खोदकर जमीन के नीचे से हम निकालते हैं। ये जल के रूप आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो भारत में जो जल संसाधन है उसके ऊपर हमने चर्चा करी है ना। आप ये देखो, ये नदियों की हम बात कर रहे थे, ये आप अगर नदी बेसिन देख पाए तो ये पूरा इलाका आप यहां से यहां तक का जो देख पा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर से लेकर और ये वाला इलाका, ये पूरा सिंधु नदी बेसिन है। मतलब इसमें कई सारी नदियां, सिंधु नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, रावी, चिनाब, ये सब नदियां बहती हैं, तो ये सिंधु बेसिन है। अगर ये पूरा बेसिन अगर आप देख पा रहे हैं, ये वाला बेसिन अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहलाता है। ये क्या है? इसको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन या गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र बेसिन कहलाता है। यहां है तो ये वाला इलाका जो आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये क्या है? ये नर्मदा बेसिन है। उसके नीचे ये ताप्ती बेसिन है ना। तो ऐसे यहां पर ये महानदी बेसिन है, ये गोदावरी का बेसिन है, ये कृष्णा का बेसिन है, ये पेन्नार का बेसिन है, ये कावेरी का बेसिन है। तो आपके बुक में ये फोटो दी गई है, बुक में ये मैप लगाया गया है, उसको भी आप देखें। तो बेसिन का मतलब क्या है कि देखिए, बेसिन का मतलब आपको समझा दूं क्या, ये नदी जा रही है, मान लीजिए ये नदी जा रही है। अब इस नदी में कई सारी और छोटी छोटी नदियां आकर मिलती होंगी ऐसे, और नदी कहीं ना कहीं किसी ऐसे इलाके में बहेगी कि सबका ढाल कैसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है, और ये नदी चली जा रही है इसी। तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा? इस पूरे एरिया को इस नदी का क्या कह देंगे? बेसिन कह देंगे। क्या कहला जाएगा? बेसिन कहला जाएगा। मतलब जहां जहां से पानी इकट्ठा होकर उस नदी में आ सकता है, फिर वो नदी आगे बढ़ जाएगी, वो क्या कहलाएगा? उसको बेसिन कहा जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसी कारण से सबका अपना अपना एक अलग अलग बेसिन यहां पर बना हुआ है। तो भारत में जल संसाधन वाली बात को हमने यहां पर कंप्लीट किया। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं, जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन, यूपी, बिहार बोर्ड, ये सभी कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। आप देखें यहां पर कि आपको ये सारे कोर्स कहां मिलेंगे, तो यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करें www.magnetbrains.com। वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आपको कोर्स बड़े सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज फॉर्मेट में मिलेंगे। मतलब आपको क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। बुक्स एंड ई बुक्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप हमसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।